नमो नमः बच्चों कल हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में नांदी तक हम पढ़ चुके थे। उससे आगे का ये देखते हैं। नादंते, देखिए यहाँ है नादंते अर्थात नांदी के उपरांत, मंगलाचरण के उपरांत। देखिए क्या है आगे, सूत्रधार है। सूत्रधार कह रहा है किस तरफ है, देखिए नेपथ्य अभिमुख अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देखकर। यहाँ सबसे पहले तो ये सूत्रधार कौन है, यहाँ जो मंच का संचालन करता है, जो नाटक की सारी जो गतिविधियाँ हैं उनसे परिचित करवाता है। किनको, जो उस नाटक को देख रहे हैं, जो दर्शक गण हैं, उसको उन सभी चीज़ों से परिचित कराता है कि आज किस नाटक का अभिनय होना है। यह नाटक जो है, कौन सा नाटक यहाँ जो है अभिनय, किस नाटक का अभिनय किया जाएगा, उसके बारे में परिचित करवाता है, बताता है। तो सूत्रधार को, इसका क्या अर्थ है, रंगमंच पर उपस्थापनीय नाट्य सामग्री का निरीक्षण संचालन करने वाला, उसे कहते हैं सूत्रधार। यह सूत्रधार ही मंगलाचरण, जो अभी हमने इससे पहले किया मंगलाचरण, उसका पाठ जो कर रहा है वो कौन है, सूत्रधार ही है। सर्वप्रथम रंगभूमि में नाट्य कथा वस्तु का बीजारोपण कौन करता है, सूत्रधार। जिस तरह से जब मंच का संचालन, जैसे मंच का संचालन करने वाले होते हैं, तो यहाँ जो है नाटक में मंच का संचालन कौन कर रहा है, सूत्रधार। सूत्रधार नेपथ्य अभिमुख, नेपथ्य की ओर मुख करके, देखिए अभिमुख है, मुख के आगे उपसर्ग लगा हुआ है, अभिमुख की ओर, नेपथ्य की ओर मुख करके अवलोक्य देख कर। अभी यह नेपथ्य क्या है, यहाँ नेपथ्य का यदि सामान्य अर्थ लिया जाए तो क्या होता है, पर्दा। यहाँ क्या है, अभिनय करने वाले सभी पात्र जिस स्थान पर अपनी वेशभूषा धारण करते हैं, वस्त्र आभूषण परिवर्तन करते हैं, वह कक्ष नेपथ्य कहलाता है। उसे ही सज्जा कक्ष भी कहा जाता है। तो नेपथ्य का अर्थ वेशभूषा धारण करना भी है। कहा भी गया है इसके बारे में, देखिए कि अकल्प वेशा नेपथ्यम, अर्थात जहाँ पर वेशभूषा धारण की जाए वह नेपथ्य है। तो यहाँ जहाँ सभी पात्र तैयार हो रहे हैं अपने अपने पात्र को जीवंत करने के लिए। इस नाटक में कोई राजा दुष्यंत है, शकुंतला है, नायिका है जो, दुर्वासा ऋषि हैं, जितने भी चरित्र हैं वो सब अपनी अपनी तैयारियां जहाँ कर रहे हैं, जहाँ वो अपनी वेशभूषा का, जो अपने आभूषण अपने अपने चरित्र के अनुसार क्या है कि जो स्वयं जो वहाँ तैयार हो रहे हैं, उस स्थान को कहा जाता है नेपथ्य। तो आर्य, यहाँ अब देखिए आर्य, यहाँ सूत्रधार आर्य कहकर किसको संबोधित कर रहे हैं, ये कौन है, यह सूत्रधार की पत्नी है। और नाटकों में पत्नी को इसी संबोधन से पुकारा जाता है, किससे, आर्य से। तो इसे सूत्रधार भी कह देते हैं, और सूत्रधार का ही जो है दूसरा नाम नट है, नट भी कह देते हैं। जो पुरुष पात्र होता है उसे सूत्रधार या नट कहा जाता है, और जो स्त्री पात्र होती है उसे नटी कहा जाता है। तो ये आर्य कौन है, नटी है, सूत्रधार कौन है, नट है। और इन्हीं जो है इस सूत्रधार की ही पत्नी, इस नट की ही पत्नी कौन है, आर्य या नटी। तो पत्नी के लिए नाटकों में संबोधन क्या किया जाता है, आर्य। तो यहाँ ये क्या है, ये नाटकों में पत्नी के संबोधन के लिए, नाटकों में पत्नी के संबोधन हेतु है ये शब्द। इसे आगे देखिए, यदि नेपथ्य विधानम वसितम, यदि नेपथ्य का, विधानम का अर्थ क्या है यहाँ पर, नेपथ्य विधानम अर्थात जहाँ नेपथ्य का विधान है, जहाँ वेशभूषा की रचना, जहाँ अभिनय करने वाले सभी जो पात्र हैं वो वेशभूषा आदि को धारण करें, वही नेपथ्य विधानम है। तो कह रहे हैं कि इसमें यदि नेपथ्य का कार्य, नेपथ्य का जो विधान है, वो जो कार्य है तैयार होने का, आभूषण पहनने का, अपने अपने चरित्र के अनुसार तो सभी पात्र तैयार हो रही, यदि वह कार्य अवसितम समाप्त हो गया है तो। अब यहाँ सूत्रधार किससे कह रहे हैं, ये आर्य से, नटी से। नटी से क्या कह रहे हैं कि यदि नेपथ्य का कार्य, यदि वेशभूषा आदि का कार्य, वस्त्र आभूषण आदि धारण करने का कार्य, वह कार्य क्या है, अवसितम समाप्त हो गया है तो। कह रहे कि यहाँ जो शब्द है अवसितम, इसमें क्या है, देखिए यहाँ मैं इसे लिख देती हूँ, यह क्या है, अवसितम है।
देखिए ये जो मैं है इसी में ही ए मिला हुआ है, ये क्या है अवसितम। तो ये अवसितम जो शब्द है किससे बना है, अव जमा शो और जमा इसमें क्या है प्रत्यय। इसका अर्थ क्या है, समाप्त होना, कि यदि नेपथ्य का कार्य समाप्त हो गया है, इतस तावदागम्यताम, तो इधर आ जाओ, तो इधर आ जाओ, यदि नेपथ्य का कार्य समाप्त हो गया है। तो यहाँ सूत्रधार किसको बुला रहा है, आर्य नटी को। प्रविश्य प्रवेश करके, अब यहाँ प्रवेश कौन कर रहा है, आर्य, आर्य अर्थात नटी। अब यहाँ नटी जो है प्रवेश करती, नटी क्या कह रही है, आर्य पुत्र इयम अस्मि, आर्य पुत्र यह मैं हूँ। अब यहाँ यह जो आर्य पुत्र है ये क्या है, नाटकों में स्त्रियां अपने पति को क्या कहकर पुकारती हैं, आर्य पुत्र। जैसे पत्नी के संबोधन के लिए क्या है, आर्ये। जब कोई पुरुष पत्नी का संबोधन करता है तो कहता है आर्ये। उसी तरह से जब स्त्री जो है वो अपने पति का संबोधन करेगी तो क्या कहेगी, आर्य पुत्र इयम अस्मि, यह मैं हूं। इससे आगे देखिए अब सूत्रधार। अब यहाँ सूत्रधार क्या कह रहे हैं कि आर्ये अर्थात नटी। आर्य का अर्थ क्या है यहाँ, नटी। अभिरूपम भूष्ठा परिषदीयम। अब यहाँ कह रहे कि आर्ये यह जो सभा है, परिषद, परिषद का अर्थ क्या है, सभा, ये मैंने यह है सभा। अभिरूपम भूष्ठा, भूष्ठा का क्या अर्थ है यहाँ पर, कि बड़े बड़े जो विशिष्ट जो विद्वान हैं उनकी है। अभिरूप भूष्ठा अर्थात बड़े बड़े विद्वानों की है, कि मंच का संचालन कर रहे हैं सूत्रधार और नटी, तो सामने जो दर्शक गण हैं क्या कह रहे हैं कि वहां कौन है, बड़े बड़े विशिष्ट विद्वान हैं। तो कह रहे हैं यहाँ विद्वान उपस्थित हैं। तो यहाँ ये जो भूष्ठा जो यहाँ पद आया है यह किससे बना है, देखिए इसको साथ ही जो है करते चलते हैं। भूष्ठा यह बहु जमा इष्टन, जमा इसमें क्या है, टाप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है टाप। इससे आगे देखिए अब इसमें अध्य खलु, कि आज खलु निश्चित ही कालिदास ग्रथित वस्तुना, कालिदास जी द्वारा, ग्रथित का क्या अर्थ है, रचित, रचा गया। ग्रथित मीन्स रचित। वस्तु, वस्तु से यहाँ क्या तात्पर्य, कथा वस्तु। अभिज्ञान शाकुंत नामधेन, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतल ऐसे नाम को धारण करने वाले, अर्थात ऐसे नाम से युक्त, नवेन नए, नाटकेनो, नाटकेन नाटक से, अब नया नाटक है, यहाँ बता दिया कि नवीन नाटक है। नाटक का नाम क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद देखिए आगे क्या करें, उपस्थातव्यम। यहाँ देखिए ये क्या है, उपस्थातव्यम। मैं इसे यहाँ नीचे लिख देती हूँ पदच्छेद करके, इसका उपस्थातव्यम। अस्माभि, अस्माभि अर्थात हमारे, हम सबके द्वारा। तो यहाँ इसमें उपस्थातव्यम जो पद है इसके अंदर क्या, उप, यहाँ इसमें देखिए साथ ही लिख देते हैं इसको, उप है, उपसर्ग लगा हुआ है आगे, स्था धातु है इसमें, और इसमें प्रत्यय है तव्यत। क्योंकि इसलिए आज जो है हमें कालिदास जी द्वारा रचित, कालिदास जी द्वारा रचित कथा वस्तु से युक्त अभिज्ञान शाकुंत नामधेन, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक, वो कैसा, वो भी नवेन नाटक, नया नाटक है, उस नाटक को उपस्थातव्यम, उपस्थित करना है। अस्माभि हमारे द्वारा। यहाँ जो अस्माभि का जो अर्थ है वह क्या है, अस्माभि केवल यह नहीं कि सूत्रधार और नटी ही है इस नाटक में, नहीं, राजा दुष्यंत, शकुंतला, ऋषि जो दुर्वासा ऋषि है, प्रियंवदा है, अनसुईया है, यहाँ जो विदूषक है, अस्माभि मीन्स हमारी टीम के द्वारा जो आज कार्य करना है। अर्थात यहाँ क्या है, इससे अस्माभि जो पद है इससे सभी का जो है सबका यहाँ बोध कराया गया है। इसलिए यहाँ जो पद जो प्रयोग किया गया है वो क्या है, अस्माभि, अर्थात हम सबके द्वारा, टीम वर्क है यह, हम सबके द्वारा ही जो है इस नए नाटक को यहाँ उपस्थित करना है। देखिए इसके बाद आगे, तत् प्रति पात्राधीयताम यत्न। तो तत् इसलिए प्रतिपात्रम, प्रतिपात्रम अर्थात प्रत्येक पात्र पर, यहाँ देखिए प्रति है और फिर पात्रम,
तत् अलग है। इसका परिच्छेद मैं करके लिख देती हूँ यहाँ, ये इसमें है, ये तत् है शुरू में, इसलिए प्रति और प्रति के बाद है यहाँ पात्रम। अधियताम यत्न, अर्थात यत्न प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक पात्र पर हमें क्या करना चाहिए? अधियताम यत्न, ध्यान देना चाहिए। करें इसलिए प्रत्येक पात्र पर हमें जो है ध्यान देना चाहिए। किस दृष्टि से? कि वेशभूषा आदि की कोई न्यूनता ना रहे, उनके संवाद जो है वो अच्छे हो, हर एक जो भी पक्ष है उस पर हमें ध्यान देना है। और साथ ही करें प्रत्येक पात्र पर, यानी कि कोई भी पात्र जो है कहीं पर भी किसी प्रकार की न्यूनता ना दिखाए। तो यहाँ बच्चों इससे देखिए ये कालिदास जी ने यह बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ देखिए बच्चों के लिए भी यहाँ उपदेश दिया है। संदेश क्या दे रहे हैं कि जिस कार्य में हम अपना 100% लगाते हैं, 100% लगाते हैं, जिस कार्य को हम अत्यंत ही ध्यान से करते हैं, तो वह कार्य क्या है, उसमें हमें सफलता मिलती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रत्येक पात्र पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों इसी तरह से जो है आपको भी जब भी आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो आपको भी यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी उसमें क्या है अपना 100% देना होगा, 100% आपको उसके अंदर उस कार्य में देना होगा, तभी आपको जो है सफलता उसमें पूर्ण रूप से मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी है पंक्ति है, कहने कि प्रत्येक पात्र पर जो है ध्यान देना चाहिए कि कोई कमी न रह जाए। जब कार्य इस प्रकार से होता है कि उस पर हर एक पक्ष पर हम ध्यान देते हैं तो उस कार्य में कमी नहीं होती और उसमें हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। तो इसी प्रकार से जो है बच्चों हमेशा ही जो है जब भी अपनी तैयारी करते हो तो उसमें अपना पूर्ण रूप से जो है पूर्ण रूप से क्या है अपना 100% देते हुए उसे मन लगा कर कीजिए और उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद आगे देखिए कह रहे इसमें नटी आगे कह रहे सुविहित प्रयोगाय आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। अब यहाँ नटी कह रही कि सुविहित मीन्स अच्छी प्रकार से प्रयोग में लाया गया, आर्य अच्छी प्रकार से प्रयोग किए गए। जब किसी भी कार्य में कोई कमी नहीं है, हमने हर एक जो है कार्य वो अच्छे से किया है, कह रहे कि अच्छे प्रकार से प्रयोग किया गया है, तो न किमपि परिहास्यते, अर्थात परिहास की तो संभावना ही नहीं है, कह रहे कि आपका उपहास नहीं होगा। यहाँ नटी जो है पूर्ण विश्वास जो है सूत्रधार पर दिखा रही है। क्या कह रही कि मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि अच्छी प्रकार से किया गया कार्य, कि यह कार्य जो है हमने अच्छी प्रकार से किया है। अर्थात इसमें प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान दिया है तो आपका उपहास नहीं होगा। नाटक के सफल प्रयोग हेतु सूत्रधार क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक पात्र पर ध्यान दो। तो नटी भी जो है उनकी निपुणता का कथन कर क्या कह रही है कि नहीं, परिहास तो नहीं होगा, आपका उपहास नहीं होगा, क्योंकि कार्य क्या है निपुण, अत्यंत ही निपुण और सुव्यवस्थित नाटक अभिनय के कारण किसी को न्यूनता दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा, अर्थात आपका उपहास नहीं होगा। आगे देखिए सूत्रधार आर्ये कथ्यामि ते भूतार्थम, यहाँ कह रही है कि आर्य मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, आर्य कथ्यामि कहता हूँ, ते तुमसे भूतार्थम सत्य, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। देखिए आगे यह श्लोक है, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं अपनी अभिनय कला, जो भी मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इस अभिनय यहाँ मंच का संचालन कर रहा हूँ, ये जो नाटक है इसका जो अभिनय किया जाना, कह रहे हैं कि मैं फिर जब तक जो है संतुष्ट नहीं होता, जब तक कि विद्वान लोग जो हैं प्रशंसा ना करें, कहें कि बहुत ही अच्छा अभिनय हुआ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि विदुत कि अपरितोषाद विदुषाम ने साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, न नहीं साधु अच्छी प्रकार से, मन्ने मानता हूँ, प्रयोग विज्ञानम अपने अभिनय की कला को, अपने जो यहाँ जो प्रयोग होगा, प्रयोग से तात्पर्य क्या है, जिस नाटक का अभिनय किया जाना है, जो नाटक यहाँ करना है, जिसका अभिनय होगा, तो क्या है इस अभिनय के विज्ञान को, इस प्रयोग के विज्ञान को मैं न मन्ने नहीं मानता हूँ, साधु मैंने सफल, मैं सफल नहीं मानता हूँ। कब तक? अपरितोषाद विदुषाम, विदुषाम का क्या अर्थ है यहाँ, विद्वानों के अपरितोषाद संतुष्ट होने तक, कि विद्वानों के संतुष्ट होने तक प्रयोग विज्ञानम अपने अभिनय के विज्ञान को, अभिनय की कला को, न साधु मन्ने सफल नहीं मानता हूँ। तो यहाँ जो यह
प्रयोग विज्ञानम जो यह पद है ये किससे मिलकर बना है? प्र जमा इसमें है युज और साथ में है इसमें घन। साथ ही बच्चों जो प्रयोग विज्ञानम होता है यह प्रयोग विज्ञानम जो है 4 प्रकार का है। 4 प्रकार का होता है। एक इसमें सबसे जो पहला है वह कौन सा है? आंगिक। 2 दूसरा कौन सा है? वाचिक। 3 तीसरा कौन सा है इसमें? सात्विक। और नंबर 4 पर है इसमें आहार्य। ये 4 जो है प्रयोग विज्ञान जो 4 प्रकार का होता है। इसके बाद आगे देखिए, इसमें कह रहे हैं बलवदपि विशेष रूप से भी शिक्षिता नाम शिक्षित हुए लोगों का आत्मन्य अपने विषय में अप्रत्यम अविश्वास से चेतन मैंने हृदय मन अविश्वास से युक्त होता है कि विशेष रूप से शिक्षित हुए लोगों का आत्मन्य अपने चेतन मन अपना जो हृदय है वह अप्रत्यम अविश्वास से युक्त होता है। प्रत्यय क्या होता है? विश्वास, और अप्रत्यय क्या हो गया? अविश्वास से युक्त होता है। यहाँ क्या शिक्षिता नाम है, आत्मन्य है और अप्रत्यम है। यहाँ 3 है इसमें शब्द। विशेष रूप से जो शिक्षित होते हैं अर्थात जो पारंगत हैं, जो विद्वान हैं, ऐसे विशेष शिक्षित विद्वान भी अपने विषय में अविश्वास से युक्त होते। विश्वास नहीं होता जब तक कि उनका कार्य जो सफल, जो सामने उनके कार्य को देख रहे हैं वो यह न कहें कि बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं इसमें कि जब तक विद्वानों को अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम, जब तक विद्वानों को पूर्ण संतोष ना हो जाए, उनके संतुष्ट होने तक मैं अपने अभिनय की कला को सफल नहीं मानता हूं। क्योंकि जो भली भांति जो विशेष रूप से भी जो शिक्षित जो व्यक्ति हैं, जो निपुणता प्राप्त हैं, ऐसे विद्वानों का कहने की चेत है मन आत्मन्य अपने विषय में अप्रत्यम अविश्वास से युक्त होता है, विश्वास नहीं होता उन्हें। तो यहाँ यह जो इसमें जो ये अप्रत्यय जो ये पद है इसमें क्या है बच्चों? ये देखिए यह है अप्रत्यय, ये क्या है? अप्रत्यम। यह जो पद है इसका क्या अर्थ है? अविश्वास। और इसके अंदर क्या है? नन तत्पुरुष इसमें समास है। ये साथ ही लिख देते हैं इसको। इस श्लोक में बच्चों इसमें क्या है? यहाँ नीचे लिख देती हूँ, इसमें आर्य छंद है। तो इसमें यहाँ विद्वानों के पूर्ण संतुष्ट होने पर ही सूत्रधार जो है अपने अभिनय कला को सफल मानता है, अपने अभिनय को सफल मानेगा। तो इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए इसमें आगे क्या कह रहे हैं। यहाँ नटी कह रही आर्य एवं एतत्, नटी कह रही आर्य ऐसा ही है, आर्य एवं एतत् ऐसा ही है। अनंतर इसके बाद करणीय, देखिए यहाँ मैं इसको परिचित करते हैं। अनंतर करणीयम आर्य, आर्य यहाँ किसके लिए आ गया? सूत्रधार के लिए। यह किसके लिए है? सूत्रधार, या सूत्रधार को ही हम क्या कहते हैं? नट, उसके लिए है। कह रहे कि इसके बाद क्या करना है? आज्ञा पेतु, आज्ञा दीजिए कि अब आगे अन्य यदि कुछ करना है तो आज्ञा दीजिए, क्योंकि वहाँ जो है सभी पात्र तैयार हैं। नेपथ्य में जो वहाँ कार्य जो वो तो संपूर्ण है, पूरा हो चुका है। अब इसके बाद आगे क्या करना है? आज्ञा दीजिए। तो यहाँ सूत्रधार देखिए क्या कह रहे हैं। किम अन्यदस्या परिषद श्रुति प्रसादनता, कहने की किम अन्यदस्या, इसके अतिरिक्त क्या? परिषद मीन्स परिषद जो ये सभा है, अस्या परिषद इस सभा के श्रुति प्रसादनत कानों को आनंदित करने के अतिरिक्त, कहने की किम अन्य, इनके अतिरिक्त और कौन सी अन्य बात हो सकती है? तदिममेव, कह रहे हैं कि इसलिए तावद,
सुबग सलिल। अब देखिए यहाँ जो है ये क्या है, श्लोक आ गया है, आगे श्लोक इसमें शुरू हो गया है। इसमें बच्चों यहाँ जो है इसके बाद आगे की पंक्ति जो है मैं लिख देती हूँ। इसमें क्या है, तदिमेव तावत के बाद आगे देखिए यहाँ इसमें रह गया, इसमें लिखा नहीं हुआ है बच्चों, तो यहाँ इसे नोट कर लीजिएगा आप। ये है चिर परवृत्त, देखिए इसमें है चिर परवृत्तम उपभोग, तो ये मैं यहीं लिख देती हूँ, उपभोग शमम ग्रीष्म सम्य अधिकृत्य, ग्रीष्म सम्यम अधिकृत्य, ये देखिए गीयताम, ये है कह रहे हैं कि तद इदम एव, अर्थात अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि तो शीघ्र ही, अब देखिए इसमें कह रहे हैं शीघ्र ही चिर प्रवृत्त उपभोग शमम, तो शीघ्र ही प्रारंभ हुए, चिर प्रवृत्त क्या है, शीघ्र ही प्रारंभ हो गए। यहाँ इस चिर में क्या, चिर तो होता है चिरकाल से, लेकिन यहाँ द के साथ जो है इसमें अ मिला हुआ है, यानी अचिर, कि जो शीघ्र ही प्रारंभ हो चुकी है उपभोग शमम, उपभोग के योग्य, ग्रीष्म समय अधिकृत्य, ग्रीष्म के समय को, ग्रीष्म ऋतु जो है उस समय को लेकर गीयताम कुछ गाइए। कौन कह रहे, सूत्रधार कह रहे किससे, नटी से, कि ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा है, उसी पर ही आधारित जो है कुछ गाइए। और इस ऋतु को कैसे कहा है, सुख उपभोग के योग्य, जो क्या है उपभोग के योग्य है, और अभी जो शीघ्र ही प्रारंभ हुई है ऐसी ग्रीष्म ऋतु को आप उस ग्रीष्म ऋतु को लेकर उसे अधिकृत्य करके गीयताम गाइए। आगे क्या करें देखिए, इसके बाद है संप्रति ही, क्योंकि इस समय, अब ये आगे जो है श्लोक है, तो यहाँ सूत्रधार ने जो है नटी से क्या कहा, जब नटी ने ये कहा कि इसके बाद अन्य क्या कार्य करना आज्ञा दीजिए, तो सूत्रधार ने क्या कहा कि सभा में जो उपस्थित है इनके कानों को आनंदित करने के अतिरिक्त और कौन सा कार्य हो सकता है, तो शीघ्र ही प्रारंभ हुए इस ग्रीष्म ऋतु, जो ग्रीष्म ऋतु जो चल रही है, इसी ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत्य करके अब गीयताम आप गाइए, संप्रति ही, क्योंकि इस समय। अब यह श्लोक है, इस श्लोक में देखिए बच्चों बहुत ही सुंदर वर्णन इसके अंदर किया हुआ है। क्या है यहाँ, इसे हम अंत से लेते हैं, यहाँ देखिए ये है दिवसा दिन रमणीया सुंदर, परिणाम, परिणाम का क्या अर्थ है, दिवसा परिणाम का क्या अर्थ होगा, दिन ढलने के समय। परिणाम क्या होता है, जब भी हम मान लीजिए पेपर दे रहे हैं तो क्या है, उस किसी कक्षा के हमने पेपर दिए हैं तो क्या हो गया, परिणाम आ गया, रिजल्ट आ गया, तो क्या उस कक्षा की समाप्ति है, अर्थात दिन की समाप्ति, दिन के समाप्त होने पर, यानी कौन सा समय, सायंकाल का। तो इसमें यहाँ क्या कह रहे हैं कि सायंकाल के समय, दिन ढलने के समय, यहाँ दिवसा दिन, परिणाम अर्थात ढलने के समय, रमणीय सुंदर लगते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु जो कैसी है, जिसमें सायंकाल का समय जो है, जब दिन ढल जाता है, दिन अस्त हो जाता है, तो वह समय सबसे सुंदर लगता है। तो इसमें क्या है, सभी जो है इसमें दिन के विशेषण बताए हैं, ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन किया है इस श्लोक में। देखिए इसमें सबसे पहले जो है यहाँ इसमें लिखा हुआ है सुभग सलिल अवगाहा, सुभग होता है सुखकर, अच्छा लगना, सलिल जल में, अवगाह स्नान करना। अब यहाँ देखिए इसमें 3 पद है, सुभग है, सलिल है और अवगाह। तो यहाँ पहला विशेषण क्या बता दिया, ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु की पहली जो विशेषता यहाँ बताई है वो क्या है कि सुभग सुखकर अर्थात अच्छा लगता है, सलिल जल, अवगाह स्नान करना, कि ग्रीष्म ऋतु में जल में स्नान करना अच्छा लगता है। तो यह एक विशेषता इसके बता दी। अवगाह क्या होता है, स्नान करना, इसका यहाँ लिख सकते हैं अवगाह स्नान करना, यह इसकी एक विशेषता। इसके बाद देखिए आगे दूसरी जो विशेषता है ग्रीष्म ऋतु की वो क्या है, पाटल समसर्गी सुरभि वनवाता। यहाँ इसका पदच्छेद कर लेते हैं, पाटल समसर्गी सुरभि वनवाता। अब देखिए यहाँ वनवाता, वन वाता, वाता क्या होती है, वायु, वन की वायु, सुरभि सुगंधित होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो वन की जो वायु है वो सुगंधित होती है। कैसे कह रहे, पाटल समसर्गी, पाटल क्या है, गुलाब, ग्रीष्म ऋतु में खिलता है गुलाब है, गुलाब के संसर्ग से, उसके साथ से, गुलाब के कारण, उसके संपर्क से, यानी कि गुलाब के संपर्क से प्राप्त करने वाली जो वायु है, जो वन की वायु कैसी होगी, सुगंधित।
गुलाबों के सानिध्य से, गुलाबों के साथ से, संसर्ग से वन की वायु सुरभि सुगंधित हो गई है। तो यहाँ जो ये पद है पाटल, इसका क्या अर्थ है? गुलाब। और वाता वायु। इससे आगे देखिए अब यह दूसरा विशेषण बता दिया, दूसरी विशेषता बता दी है। ग्रीष्म ऋतु के यहाँ विशेषण हैं, विशेषताएं बताई जा रही हैं। पहली विशेषता बता दी कि ग्रीष्म ऋतु में जल में स्नान करना अच्छा लगता है, सुखकर लगता है। दूसरी विशेषता कि गुलाब के संसर्ग से, सानिध्य से वन वाता, वन की वायु सुरभि सुगंधित हो जाती है। इसके बाद तीसरी जो विशेषता है, कह रहे हैं प्रच्छाय सुलभ निद्रा। प्रच्छाय, अब देखिए यहाँ प्र जो है उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात प्र क्या होता है? चारों ओर से, अर्थात घनी। छाया से क्या अर्थ है? छाया। तो यहाँ क्या? प्रच्छाय, घनी छाया में निंद्रा, नींद सुलभ, आसानी से। अर्थात घनी छाया में नींद जो है कि अच्छी आती है, आसानी से आ जाती है। ये क्या है? इसकी तीसरी विशेषता। तो यहाँ इस श्लोक में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन है, उसके विशेषण प्रयोग किए गए हैं कि दिन कैसे होते हैं। ये तो ये क्या है इसमें? अब देखिए, एक तो यह है जो पहली जो विशेषता है ये, दूसरी जो है वन की वायु सुगंधित हो जाती है, और तीसरी जो है घनी छाया में नींद आसानी से आती है। तीन जो है विशेषताएं हैं, किसकी बताई हैं? दिवसा परिणाम रमणीय, अर्थात सायंकाल के समय ग्रीष्म ऋतु में जो दिन होते हैं वो। तो यह ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का बताया। अब इसमें देखते हैं, इस पूरे श्लोक में व्याकरण की दृष्टि से यदि देखते हैं तो इसके अंदर एक तो आर्य छंद, यही मैं लिख देती हूँ, इसमें आर्य छंद का प्रयोग है। दूसरा इसमें, यही इसको देखते हैं, दूसरा क्या है इस श्लोक में? माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण, और साथ ही इसमें क्या है? पांचाली रीति। पांचाली रीति, ये इसके अंदर देखिए। अब और इसमें शब्द देखते हैं, जैसे यहाँ है अवगाहा जो आया है पद, इसके अंदर क्या है? अब इसका मैं यही नीचे लिख देती हूँ अवगाहा का, ये देखिए यहाँ लिख देती हूँ। अवगाहा में क्या है? अब उपसर्ग है, जमा गाह धातु है, और साथ में इसमें घय प्रत्यय। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें पद है परिणाम। परिणाम में क्या है? इसमें परि जमा अणम जमा घय प्रत्यय। इसके बाद आप देखिए आगे रमणीय में क्या है? इसमें भी क्या है? रम जमा, इसमें क्या है? अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। ये तो बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। देखिए पीछे इसमें अणी है या अनि है, इस तरह का ही जो है दिखाई देता है, तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं, रम जमा अनियर। तो बच्चों यहाँ तक आज हमने कर लिया है इसमें। इसके बाद का आगे का हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।